अपनी अदरक वाली चाय के प्याले को थोड़े जोर से पकड़ लो, क्योंकि कहानी अब और भी ज़्यादा ठंडी होने वाली है। पिछला एपिसोड एक टीजर था, अब असली डर शुरू होता है। चैप्टर 1 में जोनाथन हार्कर ने 3 बड़े खौफनाक नज़ारे देखे थे, जिन्होंने उसके अंग्रेजी हिम्मत को डर में बदल दिया था। पहला खौफनाक नज़ारा, जब उसने बिस्ट्रिस के लोगों को बताया कि वो काउंट ड्रैकुला के कैसल जा रहा है, तो उन्होंने सेंट जॉर्ज ईव की वार्निंग दी थी। वहां की एक बुढ़िया ने उसे गले में एक चांदी का क्रूसिफिक्स भी दिया था, जो अब तक भी ढाल की तरह उसके साथ ही है। उस गांव के हर एक इंसान ने हार्कर को इस तरह देखा जैसे वो अपनी आखिरी यात्रा पर जा रहा हो। दूसरा डर, वो अजीब कोच राइडर, वो ड्राइवर जो इंसान नहीं लगता था। उसने नीली आग का पीछा किया और भेड़िया के झुंड को अपना हुक्म भी दिया। हार्कर ने उसी पल जाना कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, और ना ही वो किसी साधारण सफर पे था, बल्कि किस्मत की काली किताब का एक पन्ना अब पलट रहा था। तीसरा डर, काउंट का वो सन्नाटे भरा स्वागत। आखिरकार वो कैसल ड्रैकुला पहुंचा। गेट खुद ब खुद खुली थी और काउंट की बर्फ जैसी ठंडी पकड़, आंखों की लाली हार्कर को डरा चुकी थी। और फिर वो फैसला सुना। बेझिझक अंदर आओ, फरियाद करो। ये तुम्हारा स्वेच्छा से लिया गया निर्णय है। हार्कर ने अपनी मर्जी से ड्रैकुला के जेल में कदम रखा था। बाहर की दुनिया से हर रास्ता बंद हो चुका था। उसकी अंग्रेजी अकल काम नहीं आ रही थी। उसका दिल चीख रहा था कि उसने एक बुरा चुनाव चुन लिया है। आज चैप्टर 2 में हम देखेंगे हार्कर काउंट ड्रैकुला से मुलाकात करता है, और ड्रैकुला सिर्फ जमीन नहीं खरीद रहा था, वो शायद किसी और चीज की तैयारी कर रहा था। और इस मुलाकात से हार्कर को लग रहा था जैसे वो मौत के करीब जा रहा हो। अंदर घुसते ही हार्कर के गले का वो क्रूसिफिक्स मानो एक चुंबक की तरह उसे बाहर की ओर खींच रहा था, जैसे वो एक पवित्र निशान हो और ये अपवित्र जगह आपस में लड़ रहे हों, और दोनों एक दूसरे को घेर रहे हों। ड्रैकुला का हाथ हार्कर के हाथ पर था, बर्फ की तरह ठंडा था, और पकड़ में लोहे जैसी ताकत थी। हार्कर को लगा जैसे उसका खून ठंड में जम ही जाएगा। ये सिर्फ ठंडी चमड़ी नहीं थी, ये मानो किसी मूर्ति की ठंडक हो। हार्कर मन ही मन सोचता है, मेरा हाथ सुन्न हो गया है। ये आदमी लगता है जैसे इसमें खून ही नहीं है। इसके शरीर में गर्मी कहाँ है? ये मुर्दे जैसा ठंडा क्यों है? वो पत्थर के लंबे टूटे हुए कॉरिडोर में घुस गए। दीवारों पे जाले और धूल के पर्दे थे, जैसे सदियों से जमे हों। हार्कर को महसूस हुआ जब वो जालों से गुजर रहा था, तो उनका टच ऐसा था जैसे जले हुए कपड़े की राख हो। टच होते ही झड़ जाते थे। हवा में एक अजीब सी महक थी। महक क्या, मानो एक बदबू ही थी, जिसमें गीली मिट्टी, बंद किताबें और आयरन की एक अजीब सा मिश्रण था। हार्कर को लगा जैसे अपने नाक से कब्रिस्तान की हवा अंदर ले रहा हो। हार्कर मन ही मन सोचता है, यार ये तो बिल्कुल खंडर है। पापा हमेशा कहा करते थे, जब भी किसी नए घर में जाओ तो वहां प्रीस्ट को जरूर बुलाना। यहाँ तो सब कुछ अजीब सा है।
कोई होली चिन्ह भी नहीं है। अगर मीना यहाँ होती तो पहले वो प्रीस्ट को जरूर बुलाती। कॉरिडोर इतना लंबा था कि लैंटर्न की रोशनी उनके आखिरी कोनों को छू ही नहीं पा रही थी। हर जगह घना सन्नाटा सा था। ड्रैकुला ऐसे चल रहा था मानो उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे हों। पर हार्कर की बूट की आवाज इस खोखली जगह में एक धमाके जैसे लग रही थी। हार्कर ने दबे पांव से चलने की कोशिश की, पर उसके बूट्स की आवाज उस खोखली जगह में धमाका कर रही थी। उसने पांव घसीट कर चलना शुरू कर दिया ताकि उस सन्नाटे को तोड़ने की गुस्ताखी ना हो। हार्कर मन ही मन खुद से कहता है, हे प्रभु, ये कैसा सन्नाटा है। यहाँ तो एक छोटे से चूहे की भी आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पुराना महल हमारे सांसों की आवाज सुनने के लिए तरस रहा था। हार्कर की धड़कन की आवाज इस सन्नाटे में एक ड्रम की तरह बज रही थी। उसने अपने कानों में हाथ रखा, पर उसकी धड़कन की आवाज मानो और तेज हो गई। ड्रैकुला हार्कर को सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था। सीढ़ियां पत्थरों की बनी हुई थी, पर घसीटी हुई थी, जैसे सदियों से लोग उन पर से आते जाते हों। जब वो सेटिंग रूम पहुंचा तो हार्कर ने पीछे मुड़ कर देखा। वो बड़ा लोहे का दरवाजा जिससे वो अंदर आया था धीरे धीरे बिना आवाज किए बंद हो चुका था। किसी ने बंद नहीं किया था, पर वो बंद हो गया था। हार्कर मन ही मन सोचता है, मैंने अपने आंखों से देखा कोई इंसान गेट पे नहीं था, तो फिर ये दरवाजा बंद किसने किया। ये जाल जैसा क्यों लग रहा है। ड्रैकुला हार्कर को उसका रूम दिखाकर बाहर ही खड़ा रहता। हार्कर तुरंत अपने रूम की खिड़की की तरफ दौड़ा। खिड़की छोटी थी और जब उसने बाहर देखा वहां जमीन नहीं दिख रही थी, सिर्फ गहरा अंधेरा और एक सीधी खाई हजारों फीट नीचे। अंधेरे की खाई। हार्कर दबे स्वर में कहता है, मैं कह दूं यहां से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता, सिर्फ अंदर का रास्ता है। मानो उसने अपने किस्मत का निर्णय कर लिया था। ये माहौल उसकी कब्र बनने वाला था शायद। हार्कर अपना सामान रखकर ड्रैकुला के साथ वापस सिटिंग रूम पहुंचता है। हार्कर ने खुद को झटका देकर हिम्मत जुटाया और दोबारा ड्रैकुला का चेहरा देखने लगा। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन सा था। वो बुढ़ा लग रहा था, पर उसकी झुर्रियां ऐसी थी जैसे सदियों से पत्थर पर पानी गिर गए होता है। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चतुराई थी, जो मानो हजारों सालों का तजुर्बा लिए हुए हो। जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि चलता फिरता इतिहास हो। उसके भौवें घनी और नाक के ऊपर एकदम मिली हुई थी। हार्कर को लगा जैसे वो तीन आंखें हैं, दो बाहर और एक अंदर छिपी हुई, जो हमेशा शिकार को देखती हो। उसकी नाक तीखी थी, जैसे कोई शिकारी परिंदा हो जो अपने शिकार को हवा में सूंघ लेता हो। उसके होंठ अस्वाभाविक तरीके से लाल थे, जैसे किसी के ताजा खून ने उन्हें धोया हो। और जब वो धीरे से मुस्कुराया, वैसे वो जल्दी मुस्कुराता नहीं था, तो हार्कर ने दहशत से देखा। उसके दोनों केनाइन दांत थोड़े लंबे और ज्यादा नुकीले लग रहे थे। वो दांत ऐसे लग रहे थे जैसे वो सिर्फ चबाने के लिए नहीं हो, बल्कि फाड़ने के लिए बनाए हो। ड्रैकुला ने हार्कर का हाथ दोबारा से पकड़ लिया। हार्कर मन ही मन सोचने लगा, ये तो मुर्दे की ठंडक है। मेरा हाथ सुन्न हो गया है। मम्मी कहती थी बुरी आंखों से बचो,
और बुरे हाथों से दूर रहो। इसके हाथ ये तो शापित लग रहे हैं। हारकर ने उसके हाथों को और ज्यादा घूर के देखा। गांव की हथेलियां बहुत ज्यादा बालदार थी और उसकी उंगलियों के टिप्स पर भी बाल थी। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और वो आगे से टेढ़े थे। ड्रैकुला हारकर से बातें करने लगा, पर हारकर उसकी बातों को समझ नहीं रहा था, बस उसकी आवाज को सुन रहा था। ड्रैकुला की धीमी घिसी हुई आवाज हारकर के कानों में चुभ रही थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पुराने टूटे हुए पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। उसकी आवाज में सांस की कमी थी, जैसे वो सांस लेने की जरूरत महसूस नहीं करता। और ड्रैकुला जब उसके और नजदीक आया, हारकर को एक अजीब सी महक महसूस हुई। हारकर मन ही मन सोचता है, ये महक क्या है? गीली मिट्टी की महक? नहीं नहीं, पुराने राख की महक। इसमें पसीने या इंसान की खुशबू बिल्कुल नहीं है। ये आदमी साफ सुथरा लगता है, पर लगता है जैसे सालों से खाना नहीं खाया हो। क्या ये सिर्फ हवा पे जिंदा है? ड्रैकुला की नजर हारकर को सिर से पांव तक स्कैन कर रही थी, जैसे कोई शिल्पकार अपने पत्थर की जांच कर रहा हो। ड्रैकुला हारकर से कहता है, तुम्हारी मीरा अच्छा खाना बनाती होगी। इंग्लैंड का खून अच्छा होता है, ताजा और हिम्मत से भरा हुआ। मुझे लंदन में इसी ताजगी की जरूरत है। हारकर को उसी पर लगा कि रूम का टेम्परेचर 0 हो गया है। ये इंसान बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो अपने लिए मानो शिकार तैयार कर रहा हो। हारकर मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी ताजे खून की बात क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरा खून पीना चाहता है? अजीब इंसान है। खाना मजेदार था। पेपरिका हांडी और मामा लीजा एक रोमानियन डिश, जिसे हारकर ने जल्दी से खाया क्योंकि वो थका हुआ था। पर खाना मानो गले में रुक सा गया था, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा ड्रैकुला पर जा रही थी। ड्रैकुला सिर्फ बैठा हुआ था। उसने पानी का ग्लास तक नहीं छुआ। चाय की किटली भी हारकर के पास ही रखी थी, मानो काउंट उस गर्म भाप से भी दूर रहना चाहता हो। हारकर फिर से मन ही मन सोचने लगा, ये इंसान इतना अजीब क्यों है? ये ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है। इसे तो गर्म चीजें भी नहीं पसंद। हमारे वहां के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, जो जीव काफी समय से भूखे हों, वो सिर्फ अपना शिकार को ढूंढते रहते हैं। इसका स्वभाव भी वैसा ही लग रहा है। ड्रैकुला हाथ पे हाथ रख के हारकर को खाते हुए देख रहा था। जैसे ही हारकर का खाना खत्म हुआ, ड्रैकुला ने उससे सवाल पूछना स्टार्ट किया। वो हारकर से लंदन का नक्शा और लोगों की आदतों के बारे में पूछ रहा था। तुम्हारी पत्नी अच्छा खाना बनाती होगी। लंदन में लोग अपने हस्बैंड के बहुत ध्यान रखते हैं, सुना है। वहां रात को दरवाजे लॉक करने की आदत है ना। और तुम्हारी प्रॉपर्टी वो कितनी छोटी या बड़ी है? क्या पड़ोसी बहुत नजदीक रहते हैं? ड्रैकुला ने हारकर को बिजनेस के शर्तें पूरी करने को कहा। हारकर ने देखा कि डील में 40 बड़े संदूक शिप करने से शुरुआत थी। हारकर को लगा ये शायद पुराने फर्नीचर होंगे। ड्रैकुला हारकर के कानों के पास झुककर कहता है, तुम्हारी डील जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं लंदन जाने की तैयारी कर रहा हूँ और ये संदूक सिर्फ
कारपेंटियन की मिट्टी से भरी होंगी। मेरी जमीन की मिट्टी बहुत जरूरी होती है। हार्कर मन ही मन सोचता है, मिट्टी? 40 बड़े संदूक में सिर्फ मिट्टी? मिट्टी क्यों भरे होंगे? क्या ये कोई जादुई मिट्टी है? ये आदमी पागल है क्या? ड्रैकुला ने हार्कर को 3 पतले खत निकाल कर दिए। हार्कर को लिखने को कहा, पर खत पर अलविदा का हुक्म लिखने को कहा। ड्रैकुला हार्कर को घूरते हुए बोलता है, तुम ही खत लिखोगे। इनकी तारीख हमेशा आज से आगे की होगी, ताकि तुम्हारी खान देर से पहुंचे तो कोई टेंशन न ले। पहला खत आज लिखो और तारीख 12 मई की डालना कि तुम सफल हुए हो। हार्कर मन ही मन सोचता है, तारीख आगे की क्यों? अगर मैं पहले चला गया वापस, जब खत मीना को मिलेगा तो वो क्या सोचेगी? ड्रैकुला समय को घुमा क्यों रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ये लोगों को गुमराह करना चाहता है? हार्कर ने हिम्मत करके ड्रैकुला से एक सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? तो ड्रैकुला एकदम शांत हो गया। ड्रैकुला तीखी आंखों से उसे देखते हुए बोला, अगर तुम इस महल के दीवारों से बात करोगे तो वो तुम्हारा जवाब देगी, पर वो जवाब मैं नहीं दूंगा। तुम्हारा सवाल मुझे ही पूछा जाना चाहिए। हार्कर मन ही मन सोचने लगा, दीवारें जवाब देंगी? क्या ये महल भूत प्रेतों से भरा हुआ है? और अगर दीवारें जवाब दी तो क्या होगा? हार्कर खामोशी में सवालों से घिरा हुआ था, पर ड्रैकुला आखिरी दम तक शांत रहा। उसके सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी। हार्कर ने अपनी सांसें रोक ली और अपनी धड़कन की आवाज सुनने की कोशिश की, पर ड्रैकुला की मौजूदगी इतनी ज्यादा भयानक थी कि हार्कर को लगा उसकी धड़कनें भी ड्रैकुला की मर्जी से चल रही थी। उठने से पहले ड्रैकुला ने अपने धीमे और भयंकर आखिरी शब्द बोले। ड्रैकुला बोलने लगा, याद रखना आर्कर, तुम्हारा खून बहुत जरूरी है मेरे बिजनेस के लिए। खून, रक्त, जीवन है। आज हर जीवन को एक जगह रुकना पड़ता ही है। हार्कर को लगने लगा कि उसका होस्ट सिर्फ होस्ट नहीं है, वो काल है। वो तारीख लिख रहा है। हार्कर मन ही मन बोल रहा था, मैंने अपनी किस्मत खुद चुनी है। अब शायद खून ही हिसाब लेगा। अगली सुबह 5 में हार्कर ने शेव करने की सोची, अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने की एक आखिरी कोशिश। वो जानता था उसका मानसिक संतुलन टूट चुका है, पर अपनी पुरानी आदतों को जिंदा रखने की ये उसकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। रेजर हाथ में था। हार्कर ध्यान से मिरर में खुद को देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। वो खुद अपने आप से बातें कर रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। और फिर आगे कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, सिर्फ हार्कर की सांस और दिल की धड़कन की आवाज थी। अचानक ड्रैकुला उसके पीछे आ गया, बिल्कुल किसी साये की तरह। उसकी सांस की आवाज तक नहीं आ रही थी। हार्कर को लगा जैसे कोई बर्फ का पहाड़ अचानक उसके पीछे आ गया हो। हार्कर शौक से हिला और उसके हाथ से रेजर चल गया। रेजर ने उसके गाल पर एक छोटा सा कट बना दिया। घाव गहरा नहीं था, पर जिस चीज का दर्द था शायद वो हो गया था। एक बूंद खून गाल से फिसल कर गिरने वाली थी। हार्कर के नाक में तुरंत उसके अपने खून की महक आई, एक तेज लोहे जैसी खुशबू। ड्रैकुला की आंखें
वो तुरंत लाल आग में बदल गई थी। उसका शक्ल इंसान नहीं लग रहा था। उसके होंठ खुल गए और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए। उसके गर्दन की नस तन गई थी। उसकी सांसों में गर्मी नहीं थी, उसकी ठंडक और भूख थी। हारकर मन ही मन सोचता है, ये पक्का भूत पिशाच है। इसे तो ताजे खून की प्यास लग रही है शायद। हमारे गांव में भी लोग ऐसे ही चुड़ैल या डायन की बातें करते हैं। क्या ये वैसा ही कुछ है? ड्रैकुला ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो तेज और शिकारी की तरह हारकर की गर्दन की तरफ झुका। उसके लंबे नोकीले दांत बाहर निकल चुके थे। हारकर को लगा कि अब उसका अंत हो जाएगा, पर फिर ड्रैकुला अचानक से रुक गया। मानो कोई इनविजिबल शक्ति ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। वो अपने जिस्म को बहुत जोर से रोक रहा था। उसके आंखों में एक पागलपन और एक घिनौना शर्म भी दिख रहा था। हार्कर ने मिरर की तरफ देखा। ड्रैकुला तो उसके पीछे खड़ा था, पर मिरर में ड्रैकुला नहीं दिखा। हार्कर मन ही मन सोचता है, ये सिर्फ साया नहीं, ये सिर्फ रोशनी का धोखा नहीं, ड्रैकुला का अक्स नहीं दिखता। ये तो मुर्दा है शायद, जिसको जीवन की जरूरत है। ये पुराना श्राप जिसके बारे में कहानियों में मैंने पढ़ा था। ड्रैकुला ने उसके डर को शायद भांप लिया था। गुस्से से बिना किसी आवाज के उसने मिरर को दीवार पे फेंक दिया। मिरर टूट गया हजारों टुकड़ों में। ड्रैकुला के आंखों में गुस्सा छाया हुआ था। उसने टूटे हुए मिरर की तरफ इशारा किया और धीरे से गुर्राते हुए आवाज में बोलने लगा। मिरर किसी किले की शान नहीं होता। ऐसे बेकार चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। ये इंसानों के गुरूर का निशान है। अक्स देखना नफरत है। फिर ड्रैकुला ने खुद को कंट्रोल करते हुए आर्कर के गाल पे लगे हुए खून को अपने बालदार अंगूठों से साफ किया और एक आखिरी वार्निंग दी। खून, रक्त हिलने की चीज नहीं है। याद रखना आर्थर, रक्त जीवन है और यहाँ जीवन सिर्फ मेरे लिए है। आर्कर ने खुद को किस्मत के हाल पे छोड़ दिया था। उसे लगने लगा था उसका होश अब उसका खून का प्यासा हो चुका है। ड्रैकुला मिरर नहीं देखता। आपको क्या लगता है, अगर वो खून पीना चाहता तो उसने अपने आप को रोका क्यों? उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कमेंट में जरूर बताना। आईना टूटने के बाद हार्कर का दिमाग हिल चुका था। ड्रैकुला के जाने के बाद उसने अपने गले में बंधे हुए क्रूसिफिक्स को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में निराशा और पागलपन से भरा हुआ डर था। हार्कर मन ही मन सोचता है, अगर मैं यहाँ रुका तो वो फिर वापस आ जाएगा, और अगली बार वो खुद को रोक नहीं पाया तो मुझे भागना होगा। बाहर नहीं तो कम से कम इस कमरे से निकल जाऊं। उसने डोर लॉक किया और पूरी हिम्मत से कैसल में कोई और रास्ता ढूंढने निकला। हार्कर हल्के हल्के कदम उठा रहा था, पर हर पत्थर पर उसकी बूट्स की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। उसकी धड़कन अब तेज हो चुकी थी। हार्कर ने अपने रूम के सामने वाले कॉरिडोर में घुसना चालू किया। दीवारों की सर्दी उसके हाथों को जला रही थी। उसने हर रूम का दरवाजा चेक किया। हर दरवाजा बाहर से बंद था। पहला रूम लॉक, पुराना जंग लगा हुआ ताला। हार्कर ने जोर लगाया, पर ताला 1 इंच भी नहीं हिला। दूसरा रूम लॉक, चाबी होल में अंधेरा और ठंडी हवा थी। तीसरा रूम बहुत बड़ी कुंडी, बाहर से बंद थी। हार्कर निराश हो चुका था। उसने तीसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा बाहर से बंद था।
किसने बंद किया होगा? इस घर में ड्रैकुला के सिवा कोई और नहीं है। हार्कर मन ही मन सोचने लगा, ये तो जेल है, शायद एक कैद खाना, और इस जेल का गार्ड सिर्फ वो ड्रैकुला। और फिर उसी निराशा के अंधेरे में हार्कर ने अपने रूम के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखा जो हल्का सा खुला हुआ था। उसमें एक धीमी पीली सी चमक थी। ये रोशनी बहुत कम थी, सन्नाटे में उम्मीद की किरण जैसी थी। हार्कर मन ही मन सोचता है, एक रास्ता, एक आखिरी मौका, और हमेशा ऐसा खुला रास्ता हमें जाल में फंसा देता है। शाम को ड्रैकुला हार्कर के पास आया। अब वो फिर से शांत और पोलाइट था, पर उसके आंखों में शुभा के खून का पागलपन अब भी दिख रहा था। ड्रैकुला ने हार्कर को एक और आखिरी हुक्म दिया। मेरे दोस्त हार्कर, मैं तुम्हारी हिफाजत चाहता हूं। इस महल में मत बोलना कि तुम्हारे रूम के सिवा और कहीं नहीं सोना। ये किला बहुत पुराना है। इसकी कुछ यादें, इन खौफनाक यादें, इन प्यासे चेहरे, और जो लोग वहां गलती से सोते हैं उन्हें पूरे सपने आते हैं या फिर शिकारी मिल जाते हैं। ड्रैकुला की आंखों में एक पल के लिए फिर से डर दिखा, जैसे ड्रैकुला किसी चीज से डरता हो, ऐसे किसी ताकत से जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। ड्रैकुला हार्कर को फिर से कहता है, अगर तुम मेरे कमरे से बाहर जाओगे तो वो दूसरे हिस्से की ताकत तुम्हें निगल लेगी। उसकी भूख मेरे से भी ज्यादा तेज है। याद रखना हार्कर, वहां रक्त बहुत तेज बहता है, मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। हार्कर मन ही मन सोचता है, 3 खौफनाक यादें, या फिर 3 औरतें जिनके बारे में मैंने उस पुरानी किताब में पढ़ा था। ये आदमी सिर्फ मेरा खून ही नहीं बचा रहा, ये मुझे अपने शिकार के लिए महफूज रख रहा है। शायद मैं जेल के अंदर जेल में हूं शायद। हार्कर जल्दी से अपने रूम की तरफ भागता है, डोर लॉक करता है, वो भी अंदर से। अपनी डायरी में लिखने लगा, मुझे लग रहा है मैं किस्मत के हाथों में हूँ, और इस खेल में हमेशा खून ही हार जाता है। मेरी मर्जी यहाँ ख़त्म हो चुकी है। अगर ये डायरी कभी मीना तक पहुँची तो ये मेरा आखिरी अलविदा होगा। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, पर अब ये ज़िंदगी मेरी नहीं है। जैसे ड्रैकुला के दरवाजे बंद हो चुके हैं, हार्कर अपने कैद खाने में बंद हो चुका है। हर पल उसके डर को बढ़ाने वाला है। आपको क्या लगता है, ये 3 औरतें हार्कर के साथ क्या करेंगी? कमेंट में बताओ। और हाँ, चाय को गर्म रखना, हम जल्दी ही चैप्टर 3 के साथ वापस आएंगे।